नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर से ज़्यादा की वार्ताएं हो चुकी हैं, फिर भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार कुछ संशोधन भी करना चाहती है, लेकिन किसान बिल वापसी पर अड़े हुए हैं। किसानों को ये आंदोलन क्यों करना पड़ा? क्या सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है? आखिर इस समय किसान आंदोलन में एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। एफटीए और किसान आंदोलन का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। भारत सरकार ने भी एफटीए के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने की कड़ी में सबसे पहले हम लोग जाते हैं नवंबर 2019 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसीईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तब से ही केंद्रीय मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यह समझा रहे हैं कि मुक्त व्यापार समझौते से भारत को फायदा कम हुआ है और नुकसान ज़्यादा। तो ये मुक्त व्यापार समझौते होते क्या हैं? आखिरकार मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे एफटीए कहते हैं, है क्या? आइए इसे समान भाषा में समझते हैं। एफटीए यानी दुनिया के दो देशों के बीच एक व्यापारिक संधि है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात का कार्य शुरू होता है। इसमें कई तरह की छूट दी जाती है, जिससे सामान सस्ता हो जाता है। सन 1995 में दुनिया के देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के लिए एक एग्रीमेंट आया था, जिसे कहा जाता है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये समझौता, जिसको लागू कराने की जिम्मेदारी उस समय विश्व व्यापार संगठन की थी, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की थी, डब्ल्यूटीओ की थी। भारत भी उसी समय इसमें शामिल हो गया था। इसके बाद एक और प्रणाली आई, जिसमें दो देश या देशों का समूह आपस में सीधे समझौते कर सकता है। इसे एफटीए कहा गया। इसमें डब्ल्यूटीओ का सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। भारत ने 1998 में सबसे पहले श्रीलंका के साथ ही समझौता किया। इससे पहले भारत ने मलेशिया और सिंगापुर से क्षेत्रीय व्यापार एक समझौता कर रखा था, जिसे बोलते थे आरटीए, रीजनल ट्रेड एक्ट या एग्रीमेंट। भारत द्वारा दूसरे देशों के बीच होने वाली व्यापारिक संधियों का बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद एक किताब लिखी गई थी, और किताब का नाम था बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़। इसके लेखक हैं प्रभास रंजन। ये बुक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। उसमें उन्होंने बताया है कि 1994 से 2010 के बीच भारत ने दूसरे देशों से 79 बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए थे, मतलब व्यापारिक संधियां की थी। इनमें से 54 देशों के साथ बाद में भारत ने उन समझौतों को रद्द कर दिया। दरअसल एफटीए की वजह से भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ा है। नीति आयोग के एक सदस्य हैं, उनका नाम है वीके सारस्वत। आप उनकी इमेज यहाँ पर देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वित्त वर्ष 2001 में भारत का व्यापार घाटा 6 अरब डॉलर था, और वित्त वर्ष 2017 में यह बढ़कर 109 अरब डॉलर पहुंच गया। व्यापार घाटे का मतलब है कि निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करना। इसी डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार से कहा गया था कि 16 देशों के साथ होने वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जो इसको बोलते हैं आरसीईपी, इसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, को करते वक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। 2.5 दशक पहले भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों की एक एक तरीके से राह पकड़ ली थी। इससे देसी कारोबार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन अब तक कोई बड़ा विरोध सरकार को नहीं झेलना पड़ा था। खासकर किसान ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आए थे। लेकिन जब सरकार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करने जा रही थी,
तो पूरे देश में एक साथ विरोध शुरू हो गया और सरकार सत्ते में आ गई। अब जब चूंकि विरोध चल रहा है तो आरसीईपी को विश्व व्यापार संगठन के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी बताया जा रहा था, जिसमें 16 देशों को शामिल किया गया है और जिनका जीडीपी में, जो पूरी दुनिया का जीडीपी में एक तिहाई और वैश्विक व्यापार में एक चौथाई की हिस्सेदारी है। इन 16 देशों में दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी रहती है। तो आरसीईपी को दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। भारत पिछले 7 सालों से इसके 28 दौरों की वार्ताओं में शामिल रहा है, लेकिन 4 नवंबर को जब थाईलैंड के बैंकॉक में इन राष्ट्र प्रमुखों की एक बैठक हुई तो भारत ने इसमें शामिल ना होने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब कहा था कि ना तो गांधी जी का कोई जंतर और ना ही मेरी अंतरात्मा मुझे इसमें शामिल होने की अनुमति देती है। जब 2012 में आईसीपी की शुरुआत हुई थी तब इसमें 10 आसियान देश थे: ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। बाद में इसमें क्षेत्रों की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत को भी शामिल करने की कवायद शुरू हुई। इसको लेकर जब 2 नवंबर से शिखर सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन इससे पहले ही भारत ने इससे संबंध में कुछ चिंताएं व्यक्त की थी। उस समय विदेश मंत्रालय के सचिव थे विजय ठाकुर सिंह। उन्होंने मीडिया को बताया था कि अब भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को हल किया जाना बाकी है, इसलिए इस समझौते में भारत के शामिल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन भारत के रुख में अंतिम समय में हुए बदलाव ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में शामिल सभी देशों के लिए यह एक तरह का झटका था। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का तीसरा सबसे अधिक आयात करने वाला देश भारत को यह व्यापारिक साझेदारी आकर्षित नहीं कर पाई। हालांकि जापान और इंडोनेशिया ने भारत को आरसीईपी में शामिल होने के लिए बहुत मनाया भी, बाद में सभी 15 देशों ने चीन के आग्रह को मानते हुए इस समझौते को भारत के बिना ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। भारत का कहना है कि वह तब तक आरसीईपी में शामिल नहीं होगा जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उसी समय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि देश के किसानों, दुग्ध उत्पादकों और छोटे उद्योगों की सुरक्षा के लिए सख्त रुख अपनाना पड़ा है। भारत की मांग थी कि आरसीईपी में एक ऐसे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए जो देशों को या तो आयात बंद करने या अधिक शुल्क लगाने की अनुमति देगा। एक और मांग थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मांग थी जो भारत ने रखी, यदि घरेलू बाजार किसी एक विदेशी उत्पाद से भर जाता है तो सख्त नियम यह बनाया जाए ताकि दूसरे देश भागीदार देशों के माध्यम से भारत में अपने माल ना भेज सकें। और एक और मांग थी तीसरी, कुछ संवेदनशील क्षेत्र जैसे कृषि और डेयरी को आरसीईपी के दायरे से बाहर रखा जाए। भारत अपने व्यापार घाटे में संतुलन बनाना चाहता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि आयात अधिक होने पर घरेलू उद्योग पर बुरा असर न पड़े। इसके अलावा भारत जानता है कि कुछ चीन जैसे देश दूसरे छोटे देशों जैसे बांग्लादेश के माध्यम से अपना सामान भारत में भेज रहे हैं। भारत इसे भी रोकना चाहता है। उसी समय पीयूष गोयल ने यह भी कहा था कि बातचीत में हमने अपनी मांगों को रखा है, हमारी कई मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अंत में जब हमने आरसीईपी की उपलब्धि को समग्र रूप से देखा, उस पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया, तो महसूस किया कि भारत को आरसीईपी में शामिल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं या जो रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं वो किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहे हैं, भारत के किसान उनसे किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया ताकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और वो कहीं विदेशी उत्पादों से ना भर जाए
और हमारे यहाँ के छोटे उद्योगों को, किसानों को उनसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ सकता है। तो इसलिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया कि इस रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को में शामिल होने से भारत ने मना कर दिया। उम्मीद करते हैं कि एफटीए के बहुत सारे असर पड़े हैं, लेकिन एक कड़ी में पॉसिबल नहीं है। हम लोग कभी और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि इस एफटीए की वजह से भारत के छोटे इकोनॉमी, किसान किस तरह से तबाह हो गए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।